मैं खुर्रम काज़मी। दोस्तों, आज हम लोग कुछ अलग हट के बात करेंगे। आप सब लोग रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग के बिजनेस में हैं। बहुत से लोग दूसरे अप्लायंसेस की सर्विसेज देते हैं। दोस्तों, हम सब लोग प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा प्रॉफिट होगा तो आपकी लाइफ, आपकी फैमिली ज़्यादा अच्छे से चल सकेगी। लेकिन बहुत बार हमारा प्रॉफिट जो है वो हमारी वजह से कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। दो मेजर चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारा बिजनेस बढ़ता है और हमको प्रॉफिट मिलता है। एक हमारा एटीट्यूड, दूसरा हमारी नॉलेज। एटीट्यूड में हर वो चीज़ आती है जिसकी वजह से कस्टमर हमको सपोर्ट करता है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम या हमारा कोई भी इंजीनियर जब कस्टमर के पास जा रहा है तो वेल ग्रूम्ड होना चाहिए। बाल अच्छे से कटे हों, साफ सुथरी शर्ट पहने हो। अगर यूनिफॉर्म में जाएंगे तो उसका तो कहना ही अलग है। अगर कोई सर्टेन यूनिफॉर्म आपकी कंपनी ने आपको दिया है तो वो एक अलग ही इम्पैक्ट डालता है हमारे कस्टमर के ऊपर। देखिए, कस्टमर ने पैसा लगाया है अपने अप्लायंसेस में। 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख तक के अप्लायंसेस आते हैं और कस्टमर सोचता है कि जो भी इंजीनियर हमारे पास आ रहा है वो वेल ड्रेस्ड हो, वेल बिहेव्ड हो, नॉलेजेबल हो। तो हम अगर अपने इंजीनियर का या हम खुद अगर जा रहे हैं तो पहला ध्यान ये रखिए कि एकदम बेहतरीन कपड़े पहन के आप कस्टमर के पास जाएं। जब कभी भी आप डोर बेल बजाते हैं या नॉक करते हैं तो उसको भी आहिस्तगी से, सुकून से नॉक करें और 1 बार या 2 बार ही डोर बेल बजाएं। कस्टमर की इजाज़त से ही आप घर के अंदर जाएं। आपका जो टूल बैग है, आपके जो इक्विपमेंट्स हैं, उसको आप कस्टमर से पूछ कर सर्टेन जगह पे रखें। इसी तरह से जब आप अप्लायंस को अटेंड करते हैं तो अब आपकी नॉलेज जो है वो उस अप्लायंस की परफॉर्मेंस, उस अप्लायंस की प्रॉब्लम्स को चेक करती है। इसलिए हमारे जो भी इंजीनियर्स जा रहे हैं प्रॉपर नॉलेज लेके जाएं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे बिजनेस को हैम्पर करती हैं, नुकसान पहुंचाती हैं, हमारे प्रॉफिट को किल करती हैं। ख़ास तौर से हम एक अलग सब्जेक्ट पे बात करेंगे जिससे हमारे बहुत मेजर लॉसेस होते हैं। दोस्तों, हम लोग सर्वे करते रहते हैं लगातार, और अगर रेफ्रिजरेशन और कंडीशनिंग की बात करें तो बहुत बार जो रिपीट फेल्यूर होता है, दोबारा ख़राब होना, उसकी वजह से हमारे बहुत मेजर लॉसेस होते हैं। रिपीट फेल्यूर में एक बहुत मेजर चीज़ है, अक्सर हमारे जो खासतौर से रेफ्रिजरेटर के इंजीनियर जो हैं वो मशीन को फ्लश करने के बारे में बात करते हैं अगर वो सिस्टम रिपेयर कर रहे हैं। फ्लशिंग क्या होती है? हम किसी भी रेफ्रिजरेशन मशीन की जो रेफ्रिजरेशन साइकिल का प्रोसेस होता है, जो उसका सिस्टम होता है, उसको अगर हम रिपेयर कर रहे हैं और वो चोक हो गया है या उसमें ऑयल आ गया है या उसमें गंदगी आ गई है तो हम उसको प्रॉपरली फ्लश करते हैं। अब फ्लश करना बहुत ज़रूरी है अगर आपके पास नाइट्रोजन मौजूद है, और नाइट्रोजन भी अगर यूज़ करेंगे तो नाइट्रोजन प्रॉपर टू स्टेज वाले रेगुलेटर के साथ में यूज़ की जाती है। कैपिलरी के ज़रिए से या किसी और ज़रिए से या छोटे सिलेंडर में ट्रांसफ़र करके अगर आप ये काम कर रहे हैं, मोस्ट डेंजरस है। तो नाइट्रोजन अगर है तो ही फ्लशिंग करें। अगर आपने फ्लशिंग को इम्पोर्टेंट समझकर उसी कंप्रेसर से फ्लशिंग करने की कोशिश की जो हमारे सिस्टम में लगा है, तो यकीन करिए हमने उस मशीन की ज़िंदगी को दांव पे लगा दिया है। जब आप कंप्रेसर को एयर में चलाते हैं, देखिए 1 सेकंड के लिए भी रेफ्रिजरेटर के कंप्रेसर को एयर की मौजूदगी में नहीं चलाना चाहिए। क्यों? कंप्रेसर बोल रहे हैं हमसे, कंप्रेस करता है।
पिस्टन होता है, सिलेंडर होता है रेफ्रिजरेटर में। अगर हम कंप्रेसर देखेंगे, पिस्टन जो है वो सिलेंडर के अंदर कंप्रेशन करता है। अगर रेफ्रिजरेंट मौजूद होता है तो रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करेगा, अगर एयर आ जाएगी तो एयर को कंप्रेस करेगा। नॉर्मली एक रेफ्रिजरेटर का जो कंप्रेसर का पिस्टन होता है, एवरेज वो 5 सीसी का होता है। मीन्स एक बार अगर वो आगे जाएगा तो 5 सीसी उस कंपोनेंट को, चाहे वो गैस हो चाहे रेफ्रिजरेंट हो, कंप्रेस करेगा। अब हमने उस कंप्रेसर को चलाया, हम फ्लशिंग करना चाह रहे हैं अपने सिस्टम की, और हमने उस कंप्रेसर को रन किया। जैसे ही कंप्रेसर का पिस्टन मूव करेगा, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर आगे पीछे मूव करेगा, तो हमें पता है कि 1 मिनट में हमारा कंप्रेसर करीब 2850 बार 2850 टाइम्स कंप्रेशन करेगा। अब क्योंकि एयर मौजूद है, हम एयर से फ्लशिंग कर रहे हैं, तो वो एयर को कंप्रेस करेगा। कितनी एयर हो जाएगी? करीब करीब 14,220 सीसी एयर। 1000 सीसी एयर में अगर बाहर का एटमॉस्फेयर का ह्यूमिडिटी 70% है, तो करीब करीब 1000 सीसी एयर में 5 ml के आसपास पानी होता है। 2 ml भी मान लिए तो बहुत है। 1 मिनट में कितना हो गया? 2850 आरपीएम है, तो 2850 बार वो आगे पीछे होगा। अब एयर को कंप्रेस करेगा तो एयर अपना मॉइस्चर वहां पे छोड़ देने वाली है। कंप्रेसर के हेड पे मॉइस्चर छूट जाएगा। 14,000 सीसी एयर में करीब करीब 30-40 ml पानी होगा। ये पानी क्योंकि एयर कंप्रेस की गई है। कभी कोई पेंटर पेंटिंग कर रहा हो और वो कंप्रेसर यूज कर रहा है, उसका एक ड्रम भी होता है, ड्रम से हर थोड़ी देर के बाद वो अच्छा खासा पानी बाहर निकालता है, क्योंकि कंप्रेसर जब एयर को कंप्रेस करता है तो पानी उसके हेड पे छूट जाता है। तो यहाँ हमने मान ली 1 मिनट, लोग तो 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट भी कंप्रेसर चला के सिस्टम की फ्लशिंग करते हैं। अगर हमने 1 मिनट ही चलाया तो करीब करीब 14,000 सीसी एयर को हमने कंप्रेस किया। अब उस एयर ने अपना पानी वहां पे हेड पे छोड़ दिया। कितना? करीब करीब 30 ml 40 ml, जितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी उतना ज्यादा। और कैपिलरी एक बहुत महीन ट्यूब है, कहाँ जाके खुलता है? फ्रीजर में जाके खुलता है। फ्रीजर जो है वो फ्रीजिंग होती है उसमें। तो जब आपने कंप्रेस किया, कंप्रेस करने के बाद पानी उसमें छूट गया, तो अब ये जो हमारा पानी वहां मौजूद है, जब आप वैक्यूम करके गैस चार्ज करेंगे तो वैक्यूम से बाहर निकलेगा नहीं, क्योंकि क्लैंप ये फंसा हुआ है हमारे चैम्बर्स के अंदर। तो क्या होने वाला है? ये पानी आपके सिस्टम को चोक करेगा, क्योंकि कैपिलरी की चोकिंग के लिए तो 2 ही ml पानी काफी है। वहां इतना बड़ा होल थोड़ी, बहुत महीन होल है, और 2 ml पानी से ही चोकिंग हो जाती है। फिर आप क्या कीजिएगा? आप उसमें एंटी मॉइस्चर डालिएगा। दोस्तों, एंटी मॉइस्चर आपके सिस्टम की जान ले लेता है। ऑयल में जाएगा, ऑयल की विस्कोसिटी को खराब करेगा, वैक्स को अलग कर देगा। जिन पुराने कंप्रेसर्स में आपने अगर कभी एंटी मॉइस्चर यूज किया है तो आप देखेंगे कि वहां पे अगर कंप्रेसर कभी कट करेंगे तो नीचे लुगदी ऐसी मिलेगी। ये वो वैक्स है जो ऑयल से अलग हो गया। वैक्स में ऑयल में वैक्स होता है ऑयल की मोटाई को मेंटेन रखने के लिए। तो एंटी मॉइस्चर क्या काम करेगा? सबसे पहले ऑयल की विस्कोसिटी कम कर देगा। अब आपने क्यों डाला एंटी मॉइस्चर? ताकि कैपिलरी के हेड के ऊपर, कैपिलरी के मुंह के ऊपर लिक्विड हालत में जो हमारा पानी मौजूद है वो जमने ना पाए। उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो हमारा एंटी मॉइस्चर बढ़ा देता है। लेकिन पानी जब सिस्टम में रहेगा तो अपनी सारी क्वालिटीज के साथ रहेगा। वो कंप्रेसर के डोम में जंग लगाएगा, वो कंडेंसर अगर उसका मेटेलिक है तो उसमें जंग लगाएगा, और कंटिन्यूसली इसको पूरे में घूमने दिया जाएगा, क्योंकि वहां मौजूद है ये पानी। तो हमने 1 मिनट के लिए अपने सिस्टम को फ्लश किया था ताकि गंदगी को बाहर निकाल सकें, लेकिन हमने 1 मिनट में इतनी गंदगी, हवा का कार्बन, हवा की डस्ट, हवा में मौजूद पानी भर दिया कि कोई हद नहीं। दोस्तों, अगर हम वाकई में फ्लशिंग करना चाह रहे हैं तो लगे हुए फ्रीजर से हम फ्लशिंग नहीं कर सकते। फ्रीजर बाहर निकाल के कैपिलरी को अलग करके नाइट्रोजन से फ्लशिंग होती है। फिर उसमें हम MDC डालते हैं, मिथाइल डाइक्लोराइड, और उसका ऑयल मेल्ट करा के फ्रीजर का पूरी तरीके से MDC को भी बाहर निकालते हैं, क्योंकि MDC भी अगर कंप्रेसर ऑयल में पहुंच गई तो नुकसान पहुंचाने वाली है।
तो आपने गंदगी निकालने के लिए फ्लशिंग की, लेकिन हकीकत में बहुत सा पानी हमने वहां पे भर दिया। अगर 1 मिनट या 1 सेकंड के लिए भी कंप्रेसर चला दिया है तो वो इतना पानी खींच लेता है कि फिर अननेसेसरली आपको उसमें एंटी मॉइस्चर डालना पड़ता है। एंटी मॉइस्चर किसी भी रिकॉग्नाइज कंपनी का नहीं आता है, और न मालूम कौन कंपनीज बनाती हैं, क्या प्रोडक्ट होता है एंटी मॉइस्चर किसी को पता नहीं, लेकिन हमारी कमी को दूर करने के लिए हम उसको उसमें डाल देते हैं। अगर फ्लश नहीं करिएगा तो हो सकता है चोक ना हो। फ्लशिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास प्रॉपर फ्लशिंग का सिस्टम मौजूद है, नाइट्रोजन मौजूद है। फ्लशिंग बिल्कुल ज़रूरत नहीं है अगर आपके पास प्रॉपर सिस्टम नहीं मौजूद है। तो एक फ्लशिंग करने की वजह से, चोकिंग होने की वजह से बहुत बार आपके प्रॉफिट में सेंध लगती है, प्रॉफिट आपका चला जाता है। और जब रिपीट कॉल्स होती हैं, बार बार चोक हो रहा है, बार बार खराब हो रहा है, फिर क्या है, अंदर जब जंग आ जाएगा तो वो जंग भी इधर जाके ड्रायर को चोक करेगा, तो ड्रायर को क्रॉस कर गया तो कैपलरी को चोक करेगा, कंप्रेसर खराब होगा। तो बहुत बार जो ऑयल हमको सक्शन से टपकता हुआ दिखाई देता है वो सिर्फ उतना ही ऑयल होता है। और दोस्तों, हमेशा फ्रीजर में, सिस्टम में ऑयल मूव करता रहता है, किसी तरह का भी नुकसान वो हमको नहीं पहुंचाता है जब तक वो एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा, एक हद से ज़्यादा नहीं होता है। दोस्तों, फ्लशिंग बिल्कुल मत कीजिए, खास तौर से सिस्टम के कंप्रेसर को चला के। फ्लशिंग ज़रूर कीजिए अगर आपके पास प्रॉपर नाइट्रोजन का सेटअप है, प्रॉपर फ्लशिंग करने का सिस्टम मौजूद है। थैंक यू। इस सीरीज में आगे हम लोग बात करेंगे, और बहुत से सब्जेक्ट्स हैं जिसके बारे में हम लोग बात कर सकते हैं। बहुत लंबा, बहुत देर का वीडियो हम नहीं बना सकते। थैंक यू दोस्तों।